भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम जानते हैं। मनमोहन सिंह आईएएस तो नहीं थे, संघ से पास करके नहीं आए थे, यूपीएससी पास करके नहीं आए थे, ना स्टेट कमीशन की कोई परीक्षा पास करके आए थे। वो थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। उन्हें जो है उस वक्त कांग्रेस सरकार ने उद्योग मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्थिक सलाहकार बनाया, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ही एक पद है। रघुराम राजन का नाम सब कोई जानता है, वो भी गवर्नर रह चुके हैं। वो भी तो ये नहीं थे, यूपीएससी पास तो नहीं थे। तो ये लोग भी जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं, आरबीआई में जाते हैं। ये सब लैटरल एंट्री का ही तो नतीजा है। ये लैटरल एंट्री है, बट ऑफिशियल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा। अगर आपको कहा जाए कि आप बिना यूपीएससी दिए आईएएस लेवल के ऑफिसर बन सकते हैं तो आपको कैसा फील होगा, क्या क्या दिमाग में आपको चीजें आएंगी? आपको बताएं कि अब इसी को लेकर विवाद छिड़ गया है। एक विज्ञापन जारी हुआ जिसके अनुसार यह बताया गया कि लैटरल एंट्री के थ्रू आप बिना यूपीएससी किए आईएएस लेवल के ऑफिसर यानी कि किसी अच्छे मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। एक आम आदमी की बात कर रही हूँ। उसके कुछ प्रावधान हैं कि आपकी उम्र 40 साल की होनी चाहिए, आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। तो इन्हीं सभी बातों पर अब विवाद छिड़ चुका है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये लैटरल एंट्री होती क्या है, ये प्रावधान कब लाया गया, इसकी हिस्ट्री क्या है और विवाद क्यों छिड़ चुका है? लैटरल एंट्री रिया, मैं इस पे आगे बताऊंगा कि क्या है बेसिकली ये। सबसे पहले जो इसमें विवाद है वो कहा गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कि आरक्षण को कुचलने की कोशिश है, कि आरक्षण जैसे चीज इससे खत्म हो जाएगी। किसी खास विचारधारा को मलाईदार जो पद होते हैं उस पर किसी की भी बहाली कर देगी सरकार, जो उनके चहेते होंगे। सब कुछ उन्होंने आरोप तो लगा दिए, लेकिन ये लेटरल एंट्री आया कहाँ से, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या तमाम चीज़ें लोगों को जानना भी जरूरी है। और जब आप पूरे इतिहास में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं केंद्र में, कांग्रेस, इसके जड़ में कांग्रेस है। बिल्कुल उसके कांग्रेस ही उसी का कॉन्सेप्ट है जिसे मोदी सरकार जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। भले ही कांग्रेस सरकार ने जो है इसे खारिज किया था, लेकिन कमेटी बनी थी इसको लेकर के। उस कमेटी की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये समझा देते हैं कि लेटरल एंट्री, जैसा कि आपने बता दिया, कि किसी भी निजी सेक्टर में काम कर रहे आदमी जिन्होंने 15 साल का अनुभव प्राप्त कर लिया है, उनके पास ये ओपन वैकेंसी है, आप अप्लाई कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, मतलब किसी अच्छे मिनिस्ट्री में ज्वाइंट, कैबिनेट सेक्रेटरी इसका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, वो इंटरव्यू लेंगे और वो तय करेंगे कि आप उसके काबिल हैं कि नहीं। तो ये एक आम इंसान कर सकता है, जैसे कि अगर मैं आम इंसान मतलब कोई जॉब कर रहा है, 15 सालों का अनुभव है। जैसे अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर 15 साल काम कर चुके हैं, आपकी उम्र 40 साल अगर हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कितने पदों के लिए? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, कितने पद रिक्त हैं इसमें? अभी तो 30 पदों के लिए निकाली गई ये वैकेंसी। मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल 2018 में भी मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी थी। 10 पदों पर भिन्न मंत्रालयों में वैकेंसी निकली, लेकिन अब पूरा खेल समझिए। दरअसल आप भी जानते हैं कि देश को नेता से अधिक ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, अफसर चलाते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं, नेता मुहर लगाते हैं। भले ही लॉ मेकर नेता कहलाते हैं, लेकिन पीछे जड़ तो दिमाग उन्हीं का होता है, ये लोग करते हैं। तो इसके लिए भारत में एक संघीय ढांचा है, स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी जैसे बिहार के लिए बीपीएससी है, यूपीएससी है संघ में, केंद्र में। तो यहाँ से लोग 3 चरणों में पीटी, मेंस, इंटरव्यू ये सब पास करके एक योग्य अफसर के रूप में देखे जाते हैं, फिर उन्हें भेजा जाता है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये फिल्टर करके अच्छे लोगों को चुन के लाता है। तो ऐसे में आप डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं किसी को? इसमें जो है धांधली के आसार है, ये है वो है, फलाना ढिमका लोग बोल रहे हैं। अब जरा हम आपको ये बताते हैं आपको कि दरअसल जो मामले विभिन्न मंत्रालयों में तो बहाली होगी ही, और इसका पूरा हिसाब किताब क्या है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। 5 पन्नों में सर ने नोट किया सर। कि देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग सरकार ही बनाती है, जिसमें यह तय किया जाता है, देखा जाता है, उनकी कमेटी का काम होता है कि रिपोर्ट देते हैं ये लोग कि प्रशासन कैसे बेहतर काम करे, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे किसी भी स्तर पे हो। ये तमाम चीज़ों पे वो देखते रहते हैं, जैसे कि पैसे का प्रबंधन हो गया, राज्य स्तर हो गया,
ई प्रशासन हो गया, आपदा मैनेजमेंट हो गया, संकट मैनेजमेंट हो गया, ये तमाम तरह की चीज़ें, केंद्रीय ढांचा, अफसरों में को भर्ती करने की प्रक्रिया, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो एक आयोग बनता है। वो आयोग ही तय करता है कि सरकार को रिपोर्ट कर देता है, हमने ये रिपोर्ट बनाए हैं, अब आप इस पर जो है वो फैसला कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप चले जाइए सीधे 1966 के आसपास। उस वक्त मोरारजी देसाई, जो देश के आगे चल के 77 में प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ, उनके अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, प्रशासनिक सुधार आयोग कमेटी, जिनका काम था ये रिपोर्ट देना। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स बना करके दिए, लेकिन एक ही 2 साल बाद वो प्रधानमंत्री बन गए थे 67 में, तो वहाँ से वो छोड़ दिए। बाद में हनुमंथैया कांग्रेस के एक नेता थे, उनको यह अध्यक्षता सौंपी गई। उन्होंने इस कमेटी को आगे बढ़ाया, बातचीत की, रिपोर्ट तैयार किया, रिसर्च किया, वो सरकार को सौंपी गई। उसी के आधार पर 2005 तक, 1966 से 2005 तक उसी पर सब कुछ चलता रहा। 2005 में भी कांग्रेस की ही सरकार थी देश में, तो कांग्रेस ने एक बार फिर कमेटी बनाई। कांग्रेस सरकार को लगा कि वक्त हो चला है कि एक बार फिर से इसको सुधार किया जाए। वह कमेटी जो बनी है, उस कमेटी में देखिए कौन थे लोग, मैं बता रहा हूँ कि उस कमेटी में वीरप्पा मोइली, जो उस वक्त पेट्रोलियम मंत्री वगैरह हुआ करते थे और कई मंत्रालयों में रह चुके हैं, मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मंत्री थे। वीरप्पा मोइली भी कई मंत्रालयों में कांग्रेस सरकार में सेवा दे चुके हैं। तो वीरप्पा मोइली ने ही इनको अध्यक्ष बनाया गया और ये काम पे लग गए। इनके अंदर में और भी लोगों की टीम थी, वी रामचंद्रन थे और भी जयप्रकाश नारायण करके थे। ये सभी जो थे इस टीम के सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट बनाई और इन्होंने ही ये सुझाव दिया कि जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनमें से आप जो है ऐसे लोगों को चुन के लाइए जो काबिल हैं, और इनको जो है आप कैबिनेट में, सरकार में शामिल कीजिए, ऊंचे ऊंचे ओहदे पे ले जाइए। ये भी जो है निजी सेक्टर में काम करने के तौर तरीके को सरकारी सिस्टम में लागू कर देंगे। और दूसरा सलाह उन्होंने दी थी, दूसरी सलाह यह थी कि सरकारी अफसर जो IAS बन के आते हैं या UPSC के थ्रू चुन के आते हैं, इन तमाम लोगों को जो है आप वापस निजी सेक्टर में 3 साल के लिए भेज दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। वे वहाँ के तौर तरीकों को सीखेंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो ये जैसे ही कांग्रेस सरकार के पास यह रिपोर्ट पहुंची, कांग्रेस सरकार ने धड़ से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ये सुधार कमेटी बहुत ही गंभीर लोगों की कमेटी थी। वीरप्पा मोइली उन्हीं के पार्टी के थे। उन्होंने पूरी चीजें तैयार की। उन्होंने कहा कि इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। मतलब यूपीए सरकार ने खारिज कर दिया। जैसे एक यूपीए सरकार ने खारिज किया, 2007 में इस कमेटी के एक सदस्य जयप्रकाश ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वीरप्पा मोइली ने भी इस्तीफा दे दिया, इससे नाराज होकर के कि इतने अच्छी रिपोर्ट हमने बनाई, आपने वैल्यू नहीं किया। तो वी रामचंद्रन बचे, वो अध्यक्ष बने। तो उन्होंने जो है 2010 में इस रिपोर्ट को फिर से सम्मिलित किया कांग्रेस सरकार के पास। उन्होंने उम्र सुधार को लेकर के कुछ जानकारी दी कि उम्र सुधार कीजिए, 21 से 25-26 जनरल लोगों के लिए, OBC के लिए 2-3 साल और बढ़ा करके, SC/ST के लिए थोड़ा और बढ़ा करके। उसके साथ ही साथ इन्होंने ये फाइल भी नहीं छोड़ी, फिर से ये फाइल पहुंचा दिए। मनमोहन सिंह ने उस वक्त भी इसको खारिज कर दिया। मनमोहन सिंह मतलब इस रिपोर्ट में कुछ तो था ऐसा कि बार बार सभी लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये रिपोर्ट जैसे ही वहां पहुंचती है, मनमोहन सरकार इसको खारिज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है रिया कि ये सब चीज जो है ना चला जाता है धूल फाड़ने के लिए। सरकार बदलती है 2014 आती है, मोदी सरकार। और आपको याद होगा कि जो UID की जो चर्चा होती है, आधार वाला, कांग्रेस की ही देन है, जिसे बाद में प्राइवेट सेक्टर वो भी जैसे मोदी सरकार ने बहुत हाथों हाथ लिया इसे। अच्छी चीजें हैं, सरकार को लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। कभी कांग्रेस कहती हुई हमारी योजना पे मोदी सरकार भी आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस ने भी काफी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई थी और उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने लंबा शासन किया और बहुत बेहतरीन भी किया है। भ्रष्टाचार है तो काम भी है। समय समय की बात होती है, उस समय वो जैसा सिचुएशन था वैसे थे, अब जैसा सिचुएशन है वैसे है। अब मैं बता रहा हूँ कि हुआ क्या कि मोदी सरकार ने जब इस रिपोर्ट को देखा तो उन्हें लगा कि ये काम की चीज है और उन्होंने इसको 10 जून 2018 को विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित कर दिया। हाँ, कि 10 पदों पर जो है बहाली निकाली जाती है 2018 में। तब भी बवाल हुआ था। अच्छा। तब भी दिलीप सिंह, मतलब ये अभी जो निकला है विज्ञापन, उसके पहले एक बार और निकल चुका 2018 में था, लेकिन वो प्रक्रिया शायद पूरी नहीं हुई, इससे लगता है और बढ़ा करके 30 पदों पे अब जो है फिर से निकाली गई है इसको। इसमें अब हम बताते हैं कि देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी का लगभग 341 पोस्ट होता है। ठीक है। और जिसमें 249 पर
यूपीएससी पास लोग ही बैठे हुए वो हैं। आईएएस लेवल के जो हो गए। बच गए 92 पद, उसमें बहुत सारा पद है, जैसे मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल, भारतीय जनगणना आयुक्त, नागरिक उड्डयन के हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, ट्राई के सलाहकार हैं, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी के हैं, ये तमाम तरह के ऐसे पोस्ट मतलब दूरदर्शन आकाशवाणी भी हमारा सुन। हाँ, लगभग 92 पद ऐसे हैं जिस पर की विशेषज्ञों की बहाली हो सकती है। अब देखिए, मैं एक आपको बड़ा फैक्ट बताने जा रहा हूं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस लेटरल एंट्री की विरोध की जा रही है, यहाँ पे विरोध हो रहा है, इसमें आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम जानते हैं। मनमोहन सिंह आईएएस तो नहीं थे, नहीं, संघ से पास करके नहीं आए थे, यूपीएससी पास करके नहीं आए थे, ना स्टेट कमीशन की कोई परीक्षा पास करके आए थे। वो थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, इसलिए अर्थशास्त्री कहलाए। उन्होंने जब कोई परीक्षा पास नहीं की, अर्थशास्त्री बने हुए थे, यूपीएससी तो नहीं है ना, नहीं। उन्हें जो है उस वक्त कांग्रेस सरकार ने उद्योग मंत्रालय में, मतलब मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी, आर्थिक सलाहकार बनाया, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ही एक पद है। हाँ। ठीक है। उसके बाद वो वित्त मंत्रालय में भी गए, गवर्नर भी बने, सब कुछ बने, प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तब ये तो लेटरल एंट्री है, ऑफिशियल नहीं था, बट ये था। उन्होंने तो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, आईएएस नहीं थे वो। उससे भी बड़ा एग्जांपल आप ले लें, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह अपने आप में बहुत बड़े हैं। रघुराम राजन का नाम सब कोई जानता है, वो भी गवर्नर रह चुके हैं। हाँ। वो भी तो ये नहीं थे, यूपीएससी पास तो नहीं थे। तो ये लोग भी जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं, आरबीआई में जाते हैं। ये सब लैटरल एंट्री का ही तो नतीजा है। ये लेटरल एंट्री है, बट ऑफिशियल नहीं है। आपने अच्छे लोगों को, रिटायर्ड लोगों को किसी विभाग में आपने विशेषज्ञ बना दिया, ये तमाम तरह की चीजें देखिए। तो ये भी जो है उसी को कहते हैं लेटरल एंट्री। अब इस लेटरल एंट्री को थोड़ा और पारदर्शी बनाया गया और इसमें उन्होंने आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये आम लोगों के लिए इसलिए खोल दिया गया है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर में जो ऊंचे ओहदे पे काम करते हैं, अब कोई एचडीएफसी बैंक की कोई सीईओ टाइप का कोई वहाँ पे जॉब करते हैं, वो काबिल है, तभी तो देश में इस बैंक का स्थान है। आईसीआई में कोई अगर काम कर रहा है, वो ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है, तो वो काबिल है तभी तो। अगर ऐसे काबिल लोगों ने वो डिजर्व भी करते हैं और उससे बहुत फायदा भी हो सकता है। ऐसे काबिल लोगों ने जब बैंक को इतनी ऊंचाई दे दी है, तो देश के किसी विभाग की ऊंचाई क्यों नहीं दी? बिल्कुल। तो बेसिकली यही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई 1 साल से जॉब कर रहा है, अचानक से चला गया प्रधानमंत्री के पास या कैबिनेट सेक्रेटरी के पास। 15 years of experience चाहिए, 15 साल का अनुभव चाहिए। और सरकार बेवकूफ तो है नहीं कि किसी को बना देगी। हाँ, बिल्कुल राइट। तो ऐसे में ये विभाग तो वहीं खत्म हो जाता है कि जिस आप आरक्षण की बात करते हैं, काबिलियत में आप आरक्षण को क्यों घुसेर रहे हैं? आरक्षण के लिए तो अनेक तरह की वैकेंसी आप निकालते हैं, बीएसएससी है, एसएससी है, यूपीएससी है, सब कुछ है। उसके अलावा केवल कुछ ही पदों के लिए ये बहाली है, 30 पदों के लिए। अब 30 पद में भी आप आरक्षण खोजेंगे और काबिल जो लोग हैं उन्हें नहीं मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना है। विपक्ष को जो लगता है, बड़े बड़े ये तो ज्ञानी लोग ही बनाए ना, जो समिति की रिपोर्ट है, और बनाया तो आप ही की सरकार ने, वीरप्पा मोइली जैसे कांग्रेस ने ही ये कमेटी फाउंड किया, वी रामचंद्रन जैसे लोग, ये तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, बीजेपी तो वो भी नहीं कर रही है कि यूपीएससी पास लोगों को कहा गया है, जो आप आईएएस बन जाते हैं, जो डीएम बने घूमते हैं या सचिव बन जाते हैं, ऐसे लोगों को कहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर पहले काम कराइए, 3 साल ट्रेनिंग लीजिए। हाँ, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो 15 सालों से अपनी कंपनी को सेवा दे रहे हैं या कहीं कहीं काम किए हैं और इतना अच्छा रिपोर्ट उनका रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास इंटरव्यू दीजिए और वहां पे आप पास होकर के आप देश की सेवा कीजिए। ऐसे ही किसी को थोड़ी उठाकर आपको उतना बड़ा पद संभालने की जिम्मेदारी दी जा रही है, उसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ चीजें होंगी जो टेक्निकल, जो वो आपको इंटरव्यू में किस तरीके से इंटरव्यू देना, वो भी तो डिपेंड करता है। और वो तो कैबिनेट में जो बैठ रहे होंगे, जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, वो भी तो वहां रहेंगे, उनको भी तो देखना है कि काबिल है या नहीं है। देश की बेहतरी के लिए जो अच्छे रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें सरकार जो है तमाम तरह के संदर्भ देख लेती है। भाजपा मुझे लगता है कि ये रिस्क टेकिंग पार्टी है, बड़े बड़े फैसले ले लेती है, चाहे आप जम्मू कश्मीर, कभी कभी गलत फैसले भी ले लेती है।
फैसले देखिए, फैसले गलत नहीं होते, उसका जो आउटपुट जो होता है ना, आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, कैसे उसको सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से, कोई सही सोच के नहीं ये होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले में कुछ गलती नहीं है। यहाँ आरक्षण को मत घुसेरिए, आप देश सेवा की भावना से, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की चीज ही नहीं है, ये है देश, मतलब देश के लिए है, देश की बेहतरी के लिए है, देश की बेहतरी के लिए है। आप इसमें देख सकते हैं बीजेपी को कहा जाता है कि दक्षिणपंथी सोच के आप हैं, और दक्षिणपंथी सोच की पार्टियां, खास करके जो विदेश में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, खास करके आर्थिक मामले में वो सोच जो है ना दक्षिणपंथी सोच होती है, राइट वाली सोच। राइट वाली सोच, हाँ, तो राइट वाली जो सोच है वही है यहाँ पर, कि आप भारत सरकार पे, अभी मोदी सरकार पे आरोप है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। देश भर में प्राइवेटाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में आज कहा जा रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। आप गांव में, आपके पास 10 बीघा जमीन है, आप खेती नहीं कर रहे हैं तो आप किसी को बटाई देते हैं ना, देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, बदले में आधी फसल आप ले लेते हैं। तो इसी तरह से इसको लीगल करने की कोशिश है कि आप इसको लीगल कर लें। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन है कि कई सेक्टरों में जो सरकार जिस चीज़ों को ढंग से संभाल नहीं पा रही है, उसे प्राइवेट लोगों के हाथों में दे रही है कि उसके पास मैनेजमेंट सही है, उसके पास तंत्र सही, उसे काम कराना आता है। इस वजह से प्राइवेट हाथों में दे करके रिवेन्यू खींचना चाहती है, पैसा वो सरकार के खजाने में फिर जाएगा। इसीलिए तो आरोप लग रहा है, अंबानी अडानी क्यों बोला जा रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे। लेकिन थोड़ा भरोसा तो दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पे भी भरोसा दिखाना चाहिए, उनके लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे वो। पीपीपी जो है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके तहत वो जाना चाहती है सरकार, और इसके तहत जब भी होता है तो बदलाव का विरोध तो स्वाभाविक है। अचानक से अगर ये देखिए, कोई मोदी सरकार अपने मन से कोई फैसला अचानक नहीं करती, ये सुझाव भी वही ब्यूरोक्रेट्स देते हैं जो बैठ करके कि सर ये बेहतर कदम हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। अब देश उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। देश में स्थिति क्या है, गरीबों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। अभी जो कृषि बिल में भूमिहीन किसान को लेकर के बवाल है कि भूमिहीन किसान, मैंने इसकी वजह से मैंने एक जगह लिख भी दिया था, भूमिहीन किसान कैसे हो गए, वो तो मजदूर हो गए। फिर उन्हें और भी योजना दीजिए, और भी स्कीम दीजिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए, उन्हें मजबूत कीजिए। तो कोई कंपनी, स्वाभाविक तौर पर कोई कंपनी अगर घुसेगी किसी चीज में, तो जो भूमिहीन किसान जो दूसरे के यहाँ जमीन मांग करके काम करते थे, उन्हें तो दिक्कत होगी ना। वो कहेंगे कि हम तो आधी फसल देंगे, वो कहेगा कि आधी फसल से ज्यादा कीमत हम दे देंगे। तो स्वाभाविक जो जमींदार लोग उसको ओवरऑल ह्यूमन वैल्यू की बहुत कमी है फिलहाल अभी इस देश में। भारत में गरीब और अमीर के बीच फासला बहुत ज्यादा है, और बहुत टाइम लगेगा इसको फिल करने में, जब तक अच्छी तरीके से स्कीमें नहीं लाई जाएगी। कुल मिलाकर बस यही समझा जाए कि जो लेटरल एंट्री पे हमने जानकारी दी है, ये विवादित मुद्दा लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन देश के लिहाज से यह बहुत सही फैसला है। अगर ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है तो देश में मंत्रालयों में सबसे अच्छी बात है कि आम लोगों के लिए खुला जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी सब नहीं करते ना, बट सबकी इच्छा होती है कि हम वहां तक पहुंच सके। हमने तो इसका एग्जांपल दे दिया ना, मनमोहन सिंह और रघुराम राजन जैसे लोग जो इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचे, ये यूपीएससी से नहीं आए थे। एग्जैक्टली, लैटरल एंट्री के थ्रू गए थे। वो ऑफिशियल उस वक्त नहीं था, और विशेषज्ञों की बहाली भी रिटायर्ड लोगों को की जाती थी, या प्रोफेसरों की जाती थी। अब प्राइवेट कंपनी में अच्छे काम कर चुके लोगों को यह मौका मिलेगा, इसमें गलत क्या है। बिल्कुल। तो हमने आपको सारे डिटेल्स बताए कि किस तरीके से प्रावधान लाए गए हैं और विज्ञापन जारी किया गया है लैटरल एंट्री के थ्रू। वो उन पदों की जो है वो रिक्तियाँ भरी जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर 40 years old एंड यू हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी प्राइवेट सेक्टर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।